आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ऋषभ और ऋतु सुबह 10 बजे ही घर से निकल गए थे। दोनों बहुत उत्साहित थे। बहुत दिनों से अपने गांव जाने की प्लान बना रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ उलझन आ ही जाती। धीरे धीरे सूरज की तपिश भी बढ़ती जा रही थी। गांव बहुत दूर था और शाम से पहले पहुंचना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि रास्ते में एक भयंकर जंगल आता था। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शाम को वहां जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहां किसी प्रेत आत्मा का साया है। गांव में तो ये भी बात प्रचलित है, जो वहां गया कभी लौटकर घर नहीं आया। अचानक जंगल आने के पहले ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी ठीक होते होते शाम के 4 बज गए थे। गांव पहुंचने में अब भी 3 से 4 घंटे का समय लगना तय था। ऋतु बार बार कहने लगी कि अब आगे जाना ठीक नहीं है, हम कहीं रुक जाते हैं। अब शाम होने को आई है और माँ जी का सख्त निर्देश था कि शाम को जंगल नहीं पार करना। जिस पर ऋतु ने ऋषभ से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषभ, जो उन्होंने बताया था बहुत दहशत हो गई है मुझे। इस पर ऋषभ बोला, क्या ऋतु, तुम भी पढ़ी लिखे होकर ये सब अंधविश्वास की बातें कर रही हो? भूत प्रेत आत्मा ये सब मन का वहम होता है और कुछ नहीं। डरो मत, पानी पियो। ऋतु, जो डर से लगभग थरथरा रही थी, तेजी से पानी पी गई। ऋषभ, एक बार सोच लो, ऋतु ने कहा। ऋतु, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि यह देहात है। यहाँ कोई होटल या धर्मशाला रुकने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। तुम भरोसा रखो, भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता, और मुझे देखकर तो वैसे भी भाग जाएंगे। ऋषभ ने चुटकी ली। ऋतु का मन आशंकाओं से घिर गया। बातों ही बातों में आधा जंगल पार हो गया और कोई अनहोनी ना होने से ऋतु सहज हो गई। आगे कुछ दूर पर कार की बाईं तरफ एक कुआं ऋषभ को दिखा। ऋतु सामने देख रही थी तो देख नहीं पाई। ऋतु को भी कुआं दिखा, पर सामने। दोनों चौंक कर एक साथ बोल पड़े, कुआं? यहां जंगल में भला कुआं कैसे? ऋतु बोली। तो इस पर ऋषभ बोला, बाईं ओर कोई घर होगा, वहीं कुआं है, तुम चिंता मत करो। घर और जंगल में? वैसे भी कुआं सामने है, ठीक से देखो। ऋषभ ने देखा तो सामने भी ठीक वैसा लाल कुआं था जैसा उसने देखा था। ऋषभ को काटो तो खून नहीं, वो सकपका गया और ध्यान ना देने की वजह से कार एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी वापस चलाने की ऋषभ ने भरसकर कोशिश की, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। अचानक ऋषभ को आभास हुआ कोई गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। अचानक सामने से तेज धुआं सा उठा और कोई काली सी परछाई कुछ देर दिखाई दी, फिर ना जाने कहाँ खो गई। ऋतु डर के मारे बेहोश हो गई। ऋषभ भी अब बेतहाशा डर गया था। अचानक से एक जोरदार हमला हुआ और कार का ड्राइविंग साइड का दरवाजा टूट गया। वो काला साया फिर ऋषभ के सामने आया। ऋषभ को उसने अपने बड़े नाखून वाले हाथों से पकड़कर पूरी तरह से हवा में उछाल दिया। ऋषभ की हालत बहुत खराब हो गई। अचानक उस साये ने ऋषभ को नीचे उतार दिया। साया आगे बढ़ा तो ऋषभ ने कहा, मेरी पत्नी को छोड़ दो, भले मेरी जान ले लो। एक भयानक हंसी पूरे फिजा में गूंज गई। साया लगभग घसीटकर उसे लाल कुएं के पास ले गया। लाल कुआं खून से लबालब भरा हुआ था। उसके ऊपर हड्डियां और कंकाल तैर रहे थे। उस कुएं के आसपास बहुत सारे चील कौवे भी मंडरा रहे थे। कुएं के बगल में एक बरगद के पेड़ पर बहुत से मुर्दे उल्टे लटके थे, जिनको देखकर प्रतीत हो रहा था कि जैसे अभी मारकर लटकाए गए हों। पूरे जंगल में भीषण चीख पुकार गूंज रही थी। अब तक ऋषभ अधमरा हो चुका था,
चारों ओर बस एक भयानक चीख गूंज रही थी और रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी वो काला साया और विकराल होता जा रहा था। ऋषभ में अब भी कुछ जान शेष बचा था। अब तक आधी रात हो चुकी थी। ठीक 12 बजे अचानक वो साया जिसका अब तक कोई शरीर नहीं था वो एक बीभत्स महिला का आकार लेने लगी। रक्त रंजित दांत, खुले उलझे मकड़ी के जाले जैसे बाल, बड़े नाखून और वही हाथ और विशाल काठी में वो इतनी खतरनाक लग रही थी कि कोई कमजोर दिल का इंसान देखे तो वहीं पर उसके जान निकल जाए। ऋषभ को कुछ देर होश आया तो मुंह से निकला, रितु। रितु अभी कार में ही बेहोश पड़ी थी। वहीं ऋषभ जमीन पर गिरा हुआ था और लगभग अपने बचने की उम्मीद छोड़ चुका था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों वो इस रास्ते पर आया। उसे रितु की बात मान लेनी चाहिए थी। जमीन पर पड़े पड़े ऋषभ अभी यही सब बातें सोच ही रहा था कि तभी पता नहीं कहां से वहां पर रितु आ पहुंची और उस चुड़ैल के ऊपर कुछ छिड़कने लगी। उसे ऐसा करते ही वो चुड़ैल पता नहीं कैसे हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद रितु ने ऋषभ को उठाया। दरअसल रितु ने जो चीज उस चुड़ैल के ऊपर छिड़का वो भगवान शंकर का भभूत था, जिसे रितु हमेशा अपने पास रखती थी और उसी के चलते उस रात उन दोनों की जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे नई वीडियोस आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। काफ़ी दिन इधर उधर बैठकर गुजारने के बाद मेरी नौकरी लगी, जिससे मैं और मेरे परिवार के सभी लोग काफ़ी खुश थे। मगर दिक्कत की बात तो ये थी कि मेरी नौकरी हमारे शहर से काफ़ी दूर एक छोटे से गांव में टीचर की लगी थी, तो मुझे अपने गांव से दूर उस गांव में जाना था। इस बात को लेकर मेरे घर वाले काफ़ी उदास थे, मगर किया भी क्या जा सकता है, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। काफ़ी देर घर वालों को समझाने के बाद अगले दिन सुबह मैं ट्रेन पकड़कर छायापुर गांव के लिए निकल पड़ा। मैंने सुबह 9 बजे वाली ट्रेन पकड़ी थी और मैं शाम के 7 बजे छायापुर गांव पहुंच जाऊंगा, जिस कारण माँ ने मेरे लिए टिफ़िन दिया था। काफ़ी घंटे ट्रेन में गुजारने के बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं छायापुर गांव पर उतरा तो अंधेरे ने उस गांव को पूरी तरह से घेर रखा था। वो स्टेशन काफ़ी छोटा और सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसमें मुझसे थोड़ी ही दूरी पर बस मुझे एक आदमी ही दिख रहा था, जो एक टॉर्च लाइट लेकर खड़ा था। उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि वो स्कूल के हेड मास्टर हैं, उस स्कूल के जिसमें मेरी नौकरी लगी थी। क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाऊंगा और तुम्हारे रहने का इंतज़ाम भी कर दूंगा। तो मैं चलकर स्टेशन पर खड़े उस आदमी के पास गया तो उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब आप ही हैं कुंदन? उस आदमी की यह बात बोलते ही मैं समझ गया कि यही हेडमास्टर अशोक हैं। इस पर मैंने बोला, हाँ हाँ मैं हूँ कुंदन, हेडमास्टर साहब। जिसके बाद हम चलकर स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान और सन्नाटा था। इस पर मैंने हेडमास्टर साहब से कहा, क्या बात है, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? गांव का कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। जिस पर हेडमास्टर साहब ने कहा, यह गांव रात के वक्त कुछ ठीक नहीं है। लोगों का मानना है कि अंधेरा होते ही इस गांव में आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं और लोगों को अकेला पाकर उनको मार डालती हैं। हेडमास्टर साहब की ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई,
क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हेडमास्टर साहब ने दोबारा कहा, तुम भी थोड़ा संभल कर रहना। इस गांव में अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलना, और हाँ, हमेशा रात को खिड़की दरवाजे बंद कर ही सोना। बात करते करते थोड़ी दूर चलने के बाद हेडमास्टर साहब मुझे घर के बाहर ले आए और चाबी देते हुए कहा, ये लीजिए आपके घर की चाबी, और अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊँगा। इतना बोलकर हेडमास्टर साहब चले गए, जिसके बाद मैंने दरवाजे पर लगे ताले को खोला और घर के अंदर गया तो घर के अंदर का माहौल काफ़ी साफ सुथरा था। ये देखकर मुझे पता चल गया कि हेडमास्टर साहब ने मेरे आने से पहले ही इस घर को साफ कर दिया है। सुबह से काफ़ी सफ़र करने के कारण अब मैं काफ़ी थक गया था, तो मैं हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश हुआ और सीधे सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। उस घर में एक खाट और एक टेबल को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। अभी मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी एक झटके से मेरे कमरे की खिड़की खुल गई, मगर बाहर तो हवा चल ही नहीं रही थी। तो फिर अचानक खिड़की खुली तो खुली कैसे, ये सोचकर मैं बिस्तर पर से उठा और खिड़की के पास गया तो सच में बाहर थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही थी। तो मैं खिड़की से झांककर आसपास देखा, मगर कहीं भी कोई नहीं था। जिसके बाद मैंने वापस से खिड़की लॉक किया और सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। जिसके थोड़ी देर बाद ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मेरी नींद मेरे दरवाजे पर हो रही दस्तक से खुली, तो मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। इतनी रात गए दरवाजे पर हो रही दस्तक से मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भला इतनी रात को कौन होगा, और हेडमास्टर साहब ने तो मुझे रात के वक्त दरवाज़ा खोलने से साफ साफ मना किया था। फिर मैंने कुछ देर तक उस दस्तक को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो दस्तक लगातार मेरे दरवाजे पर होए जा रही थी, जिससे तंग आकर मैं बिस्तर पर से उठा और चलकर दरवाजे के पास गया और चिल्लाकर पूछा, कौन है बाहर? तो मेरे ये पूछने पर कुछ पल तो सब कुछ शांत रहा। फिर दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ आई, कुंदन, मैं हूँ अशोक। उस आवाज़ को सुनकर मैं समझ गया कि ये हेडमास्टर अशोक हैं। तो मैंने झट से दरवाज़ा खोला तो बाहर हेडमास्टर अशोक खड़े थे, मगर उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उनके सर से काफ़ी खून बह रहा था। ये देखकर मैंने हेडमास्टर से कहा, क्या हुआ सर, आपको चोट कैसे लगी? इस पर हेडमास्टर साहब ने कहा, वो मैं घर जाते वक्त गिर गया, जिससे मुझे काफ़ी चोट आ गई और मैं घर ना जाकर तुम्हारे पास ही आ गया। जिसके बाद मैंने हेडमास्टर को बिठाया और उनकी मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करने के बाद मैंने मास्टर जी को सोने को कहा तो वो भी सो गए। जिसके बाद मैं बिस्तर ज़मीन पर लगाकर सो गया। मैं इतना थका हुआ था कि मेरे बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर अचानक मेरी आंख खुली तो कमरे के अंदर काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था और मुझे ना जाने क्यों काफ़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे अंदर से जकड़े हुए है। फिर भी मैं किसी तरह उठा और ऐसे ही पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए आगे बढ़ा तो मेरी नज़र उस खाट पर गई जिस पर हेडमास्टर साहब सो रहे थे। मेरी नज़र उस खाट पर पड़ते ही मेरे एकदम से होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि जिस खाट पर थोड़ी देर पहले हेडमास्टर साहब सोए हुए थे, उस खाट पर अब एक कंकाल लेटा हुआ था जिसकी आंख लाल चमक रही थी। उस कंकाल को देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा और मुझे इस तरह कांपता देख
वो कंकाल उठकर मेरे पास आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। उस कंकाल को इस तरह हंसता देख मेरे हाथ पैर फूलने लगे कि तभी उस कंकाल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और भागकर घर से बाहर निकला और उसी रास्ते की तरफ दौड़ने लगा जिधर से मैं आया था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे उल्टा घसीटने लगा। फिर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि वही कंकाल मुझे घसीट रहा है। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था कि तभी मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तभी मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ 2-4 लोग मसाल लेकर आ गए, जिनके आते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। फिर मुझे पता चला कि ये रात को गांव की पहरेदारी करते हैं, क्योंकि हर रोज इस गांव से एक आदमी गायब हो जा रहा है। ये सुनकर मुझे पता चल गया कि ये काम उस भूत का है। तब मैंने अपनी पूरी आपबीती उन सभी को बताई, जिस पर उन्होंने कहा, क्या बोल रहे भाई साहब आप? हेडमास्टर अशोक तो कल रात को ही लापता हो गए थे और उनकी लाश आज सुबह ही मिली थी। ये सुनकर मैं दंग रह गया कि हेडमास्टर अशोक भी भूत थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।